याद आ गया, ये अच्छी बात है, याद दिला दिया करो आप लोग भी, ये ऐसी गड़बड़ हो जाए। पहले ज्यादा हुआ करती थी लास्ट ईयर, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, अब इस बार ऐसी गड़बड़ हो गई। ठीक है, बताओ क्या ये कन्वर्जेंट हो जाएगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस सीक्वेंस में से बस लेमडा वन क्यूब बाहर निकाला है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात गिवन होनी चाहिए, कहाँ गया? लेमडा वन और लेमडा टू दोनों नॉन जीरो हैं, ये मैं लिखना भूल गई। लेमडा वन और लेमडा टू दोनों ही नॉन जीरो हैं, दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं। अब अगर लेमडा वन क्यूब ये वाला सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या इसके इस सीक्वेंस को अगर मैं लेमडा वन क्यूब नामक कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं तो भी ये कन्वर्ज करेगा? बिल्कुल, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है? वन बाय लेमडा वन क्यूब। तो क्या अभी भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा? कोई बोलेगा बिल्कुल करेगा, बिल्कुल सही बात है, करेगा। ए एन लेमडा वन प्लस बी एन कन्वर्ज कर गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे ही समझ जाओगे आप। सिमिलरली क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए एन लेमडा टू प्लस बी एन भी कन्वर्ज करेगा? यस और नो? हाँ। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करते हैं। पहले हमने कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वाला अलजेब्रा तो यूज कर लिया, अब इस इन दोनों में क्या अलजेब्रा यूज करें? ये दोनों अलग अलग सीक्वेंसेस आपको दिख रहे हैं, इसको मैं एक्स एन नाम दे दूं, इसको मैं वाई एन नाम दे दूं। सब्सट्रैक्शन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, चलो करके देखते हैं। अच्छा आइडिया है। ए एन लेमडा वन माइनस लेमडा टू, एक तो ये कॉमन आ जाएगा, प्लस बी एन माइनस बी एन यानी कि प्लस जीरो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज कन्वर्जेंट। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो आप लोग बताओ? ये एन कांस्टेंट कन्वर्जेंट। कैसे? कि लैम्डा लैम्डा वन वन इज माइनस नॉट लैम्डा टू इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन। लेमडा वन और लेमडा टू अगर कांस्टेंट। जीरो हो गए तो ये मैम चीज नॉन जीरो गिवन है ना। नॉन जीरो गिवन है, ठीक है, यही मैं आपसे बोलवाना चाहती थी। लेमडा वन और लेमडा टू अनइक्वल इसीलिए गिवन थे, मैंने कहा ना बाद में इसका यूज होगा। तो लेमडा वन माइनस लेमडा टू नॉन जीरो थे। अगर जीरो हो जाते तो फिर प्रॉब्लम क्या आती? देखो, अगर ये जीरो हो जाता, मान लो ये चीज जीरो हो जाती, तो जीरो इंटू तो एनी सीक्वेंस जीरो हो जाता। मतलब अगर ए एन को मैं एन स्क्वायर सीक्वेंस भी ले लेती तो वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर कन्वर्जेंट आ जाता, इसलिए जीरो साथ में मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट के रूप में, तब ये गड़बड़ नहीं हो सकती। मतलब तब हम नहीं बोल सकते कि ए एन कन्वर्जेंट है, क्योंकि इन शॉर्ट क्या करते हैं हम, वन बाय लेमडा वन माइनस लेमडा टू से डिवाइड ही तो करेंगे, तभी तो बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। वैसे कांस्टेंट आगे लिख लो मल्टीप्लाई में, ए एन, दिस इज कन्वर्जेंट, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब ए एन भी कन्वर्जेंट आ चुका है, आपने बोला बी एन भी कन्वर्जेंट आ चुका है, नहीं बी एन तो नहीं आया अभी, क्या बी एन आएगा ये बताओ? इन दोनों का यूज करके चेक करो, बी एन का कन्वर्जेंट होना कोई जरूरी है या नहीं? बहुत क्लियर बीएन भी होगा। होगा। बी एन भी होगा, कैसे? लैम्डा टू फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा टू दिए मल्टीपल और सेकंड इक्वेशन लैम्डा वन दिए देन सब्सट्रैक्शन। आपने बोला यस, देन सब्ट्रैक्शन। आपने बोला बी एन, सॉरी ए एन अगर कन्वर्जेंट है, ए एन लेमडा वन को अभी हम कन्वर्जेंट प्रूव कर चुके हैं, मतलब ए एन को कन्वर्जेंट मैंने बोल ही दिया था, तो इतना तो आप अंदाजा लगा लोगे कि ए एन इंटू लेमडा वन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये कन्वर्जेंट है और ये टोटल भी कन्वर्जेंट है, तो वैसे मैं ये भी लिख सकती हूँ अगर प्रूफ लिखना चाहूँ कि ये कंप्लीट सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और ए एन इंटू लेमडा वन वाला सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, तो इनका सम या डिफरेंस जो भी होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? बी एन। तो डिफरेंस ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस भी तो कन्वर्जेंट होगा, तो बी एन भी कन्वर्जेंट। ए एन को तो हम प्रूव कर ही चुके थे, अब हमने बी एन को भी कर दिया। ठीक है, ऑप्शन तो बाद में जज करेंगे, पहले ये बताओ कि क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको? हमने ए एन को कैसे प्रूव किया, बी एन को कैसे प्रूव किया? ये क्वेश्चन अंडररेटेड सा लग रहा है, लेकिन आ सकता है एग्जाम में इस तरीके का कुछ कुछ घुमा फिरा के इस तरीके का दिया जा सकता है। इस पे बेस्ड एक असाइनमेंट भी थी लास्ट ईयर, मेरे को मिल नहीं रही है,
चलो मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी दूसरी वाली असाइनमेंट तो आज आपको सेंड कर दूंगी। बताओ। Yes. क्लियर है तान्या, आपको क्लियर है? Yes, ma'am. जॉय समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है, बोला करो ना फिर आप लोग। पढ़ाई को देखो जितना इंटरेस्टिंग बनाओगे आप ही बना सकते हो, कोई सामने वाला आपके लिए इंटरेस्टिंग थोड़ी देर के लिए बना सकता है। ठीक है, या तो वो बोरिंग बना देगा इंटरेस्टिंग बना देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो बोरिंग बना रहा है या इंटरेस्टिंग। आप लोग अपने लिए जितना इंटरेस्टिंग बनाओगे उतने पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो इवन इफ आपको लगता है कि तैयारी अगले साल कर लेंगे, मज़ा नहीं आ रहा तैयारी करने में, कुछ और करना चाहिए था, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते, ऐसे ऐसे सवाल दिमाग में आते होंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को 6 महीने अच्छे से दे दो, शिद्दत से इस तैयारी में लगे हो, इस तैयारी को 6 महीने अच्छे से दे दो, फिर डिसाइड करो कि मुझे कुछ और करना चाहिए था या नहीं। क्योंकि जब आप अपना 100% दे ही नहीं रहे, फिर आपको ये फैसला करने का हक ही नहीं है ये कर लेते या वो कर लेते। आप जो भी कर रहे हो जीवन में सही है, लेकिन आप उसको 100% दो अपना, और ये सोच के करो, फिर उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओ। ऐसे सोचो कि दुनिया में यही एक चीज़ है जो मुझे करनी है। क्योंकि आप लोग जब करते हो ना, मुझे लगता है ऐसा कि मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को, बस मैं पूछती हूँ तो यस मैम आ जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे लगता है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कुछ। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे इंटरेस्ट वहीं चला जाएगा आपका। तो इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, इसमें मज़े लेना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई को फन बना लो, ताकि आपको बोरिंग ना लगे ना। बोरिंग पढ़ाई पढ़ना कौन चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो इसको फन बनाने की ट्राई किया करो। ठीक है, और जिन बच्चों को पढ़ पढ़ के जो टॉप करते हैं, अच्छी रैंक लेते हैं, उनका कुछ खास नहीं होता, बस उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा होता है, बस यही डिफरेंस है। और फिर वो कंसिस्टेंटली पढ़ते चले जाते हैं। और आप लोग थोड़ा रो रो के पढ़ते हो, वो लोग हंस हंस के पढ़ लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन दिया था मैंने, मुझे याद है पिछले उसमें, इरेशनल नंबर, ये होमवर्क है। यस, ये देखिए, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 4 नंबर ऑप्शन ठीक है, किंतु 3 नंबर डाउट है। 3 नंबर डाउट है। वैसे मैं अगर बोलूँ कि ये सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट लिखा था मैंने यहाँ पे। 4 नंबर ठीक है, हाँ 4 नंबर ठीक है तब। हाँ, 4 नंबर ठीक है। और किसी ने निकाला है? 142. हाँ, फोर्थ। वो है। देखो, पहली बात तो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम्पल से पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करती रिजल्ट के बेस पे करने को। हमने एक रिजल्ट वैसे पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स का सेट लिया जाए तो वो क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट सेट होता है। शायद हमने लिखा हुआ है, ये कहीं नोट्स में है। ये लिमिट पॉइंट्स किसी भी सीक्वेंस का अगर इनका सेट बनाया जाए, ये सेट कैसा होता है, कॉम्पैक्ट। उसके बेस पे तो आपके फर्स्ट ऑप्शन तो कट ही जाएगा, लेकिन सारे ऑप्शन फिर भी नहीं कटेंगे। तो आपको करना तो एग्जाम्पल से ही कर पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे आप इसे। कौन से एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों ने जो आप बता रहे हो? 1 by -1 by n and 1 by n। -1 1 by plus n, 1 by n। 1 plus होगा, 1 plus 1 by n and 1 minus 1 by n। संजना आप बताओ। One example. One example. कैसे सोचा फिर आपने? कुछ तो मतलब सोचा होगा किसी तरीके से। From close interval. क्लोज इंटरवल है इसलिए। ठीक है, मैम कुछ तो फिर भी सोचना पड़ेगा। हाँ बोलो तो बस। मैम दीपांश दीपांश, हाँ बोलो दीपांश।
मैम अगर इसमें -1 to the power n/2n ले लें तो शायद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल आया, चलो एक एक करके सब पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है 1 - 1/n। इसकी टर्म्स क्या क्या बनेंगी? पहली टर्म तो 0 बन जाएगी, फिर 1 - 1/2, फिर 1 - 1/3, और लास्ट में जाते जाते ये 1 को टेंड करेगा, 1 नहीं होगा। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है? पहली बात तो लिमिट पॉइंट इसका आ रहा है, आपने बोला 1। अब 1 एक लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो आप कह रहे हो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस लाइज इन व्हाट? 1 एक लिमिट पॉइंट बन रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया ही गया, क्योंकि 1 एक लिमिट पॉइंट बन सकता है। और सीक्वेंस की टर्म्स क्या इस सेट के अंदर लाई कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, सारी टर्म्स इसी के अंदर हैं, क्योंकि 1 तो इसके अंदर कभी आएगा नहीं। 1 को ये अटेन कभी नहीं करेगा, सीक्वेंस 1 पे अप्रोच करेगा, कन्वर्ज कर जाएगा 1 पे, लेकिन अटेन नहीं करेगा। इसलिए सारी सीक्वेंसेस -1 to 1 ओपन में आ रही है। सेकंड में आप देखोगे पहली टर्म जरा निकालना, क्या आ रही है? 1 + 1 2। उसके बाद क्या आ रही है? 1 + 1/2 3/2। क्या ये सीक्वेंस इसके अंदर लाई कर रहा है? ये बताओ पहले मुझे। नो मैम। नहीं, तो ये एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता। और फर्स्ट एग्जाम्पल लेने से आपका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन अभी कटा है, बाकी सभी ऑप्शन अभी आएंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दीपांश ने लिया है, क्या लिया है? ये वाला। इसमें पहली बात तो ये कन्वर्ज टू 0 है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसकी टर्म्स एक बार निकाल लेते हैं चेक करने के लिए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंडीशंस को। पहली टर्म आ जाएगी -1/2, फिर आ जाएगा 1/4, फिर -1/6, फिर 1/8, इस तरीके से 0 की तरफ भागेगा ये। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव करते हुए। और ये हमारा -1 to 1 में बिलोंग भी कर जाएंगी, इसकी सारी टर्म्स दिख रहा है हमें, कोई बाहर नहीं जाएगी। और ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, तो इसको लेने की वजह से हमारे कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हुए? पहली बात तो सेकंड कैंसिल हो गया। क्या इसके अलावा भी कोई कैंसिल होगा? नहीं हो रहा। अब इतने एग्जाम्पल से काम नहीं बना, और एग्जाम्पल्स दो आप लोग। इतने एग्जाम्पल से अभी 2 ही ऑप्शन हमारे कटे हैं, 3 कट जाते तो मैं फोर्थ को लगा देती, तीसरा भी कट जाए अगर तो मैं फोर्थ को लगा दूंगी। कोई भी ऐसा सीक्वेंस लेना है बस आपको जिसकी सभी टर्म्स ओपन इंटरवल -1 to 1 के अंदर लाई करें। कोई भी रैंडम सा सीक्वेंस लो, इसके अंदर 1 पे कन्वर्ज करने वाला है, 0 पे कन्वर्ज करने वाला जरूरी नहीं है। आप एक बात सोचो, आपको अगर इसको गलत प्रूव करना है क्योंकि आपको आंसर पता लग चुका है, तो आपको कैसा सीक्वेंस लेना होगा? अगर आप -1 पे कन्वर्ट करने वाला लोगे तो भी ऑप्शन नहीं कटेगा, 0 पर वाला लोगे तो भी नहीं कटेगा, 1 पर वाला लोगे तो भी नहीं कटेगा। तो आपको कुछ अलग सोचना है ना। आप लोग 1 और 0 पे ही बता रहे हो अभी तक। क्या है वो अलग सोच? क्या सोचना पड़ेगा हमें? क्या मैं ये लिख सकती हूँ ये सीक्वेंस इसके अंदर आएगा कि नहीं? चेक करो, क्या ये बिलोंग करेगा -1 to 1 में? कर जाएगा। पहले n = 1 तो माइनस आप -1 आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दें इसमें, 1/n + 1 कर दें। अब देखो, थोड़ा थोड़ा चेंज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना, घुमा फिरा के हेरा फेरी तो करनी पड़ेगी। तो पहला है 1/2 - 1/2, पहली टर्म आ गई 0। दूसरी टर्म क्या आएगी? 1/2 - 1/3, जो भी आएगी लाई करेगी। 1/2 - 1/4, सो ऑन चलता चलता 1/2 तक जाएगा, पर कभी इक्वल टू 1/2 नहीं आएगा। अब ठीक है, ये सीक्वेंस जो मैंने लिया है इसको ले सकते हैं। पहले जो लिया था वो रॉन्ग था। पहले जो लिया था ये 1/2 - 1/n, ये वाला, हाँ, हाँ वो रॉन्ग था, क्योंकि n = 1 इसमें जब पुट करेंगे तो 1/2, अच्छा -½ ही तो आ रहा था, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया।
हाँ, मैंने तो हाफ ही बोला। माइनस हाफ ही तो आ रहा था, फिर तो ठीक है, वो भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, जो मर्जी ले लो, ये भी ले लो, ऐसा ले लो, जैसा तैसा वैसा, कैसा भी ले लो। बस ये ध्यान रखना है कि जो लिमिट पॉइंट लेना है वो 1/2 या कुछ और लेना है, इन तीनों के अलावा लेना है, क्योंकि हमें इस ऑप्शन को कट करना है। कहीं ना कहीं हमें अंदाजा लग चुका है कि फोर्थ ऑप्शन सही है, तो थर्ड को कट करने के लिए यही तरीका है कि इन तीनों के अलावा कोई लिमिट पॉइंट लेकर उसको किया जाए। थर्ड ऑप्शन विल बी कैंसल्ड, आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। बताओ, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का। किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो पूछो। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है। हम आगे भी देखेंगे, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस हो गया था। एक बढ़िया सीक्वेंस कराती हूँ आपको, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलें आगे। यस मैम। एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा। दे रखा है कि ये सीक्वेंस है cos के टेंजेंट इनवर्स -1 रेज टू पावर n रेज टू पावर 2016, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? ये दे रखे हैं। अभी संडे आप मैम लोगों के का, क्या है इसमें? हाँ, के क्या है इसमें? कि कोई भी फिक्स रियल नंबर है, के को जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 ले लूँ, इस तरीके से है कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखा होगा वेयर, बाद में लिखा होगा वेयर के बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे के को कोई आपको ऐसे नहीं मानना कोई वेरिएबल है या कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, नहीं, के यहाँ पर फिक्स होता है। फिक्स का मतलब जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, ठीक है? तो के एक यूनिक क्वांटिटी है, उसको वेरिएबल की तरह हमें नहीं देखना, ये बात समझने वाली है। इसका आप लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इतना लंबा, पहली बात तो ये क्वेश्चन है, कोई इसको देख के ही घबरा जाए, लेकिन हम इसके टुकड़े कर देंगे ताकि हम इजीली इसको समझ पाए। कैसे? पहले हम इसको सॉल्व करें, और इसको भी क्यों करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम निकालेंगे। देखो क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, अगर कोई सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करता है तो उस पर कॉस लगा देने से वो कॉस ए को कन्वर्ज करता है। असल में इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना, तब ये बातें होती हैं, ठीक है? तो अब आप कहोगे कॉन्टिन्यूअस कैसे जज करें, हमें तो पता नहीं है। थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा ना कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और आपके लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अभी के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है, बाकी जितनी नॉलेज है सब कॉन्टिन्यूटी में आएगी। तो क्या होता क्या है असल में, कॉस ए एन पर जब आप लिमिट निकालने जाते हो, ध्यान से देखना, ये लिमिट किसके बराबर हो जाती है, कॉस लिमिट ऑफ ए एन के बराबर। अब लिमिट ऑफ ए एन तो आप जानते ही हो, ए है। ये क्यों हो पाता है, ये लिमिट और ये फंक्शन क्यों इंटरचेंज होते हैं, जब हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन करते हैं तब चेंज होते हैं, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के केस में इसलिए ये इंटरचेंज हो जाते हैं और ये कॉस ए आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा, लिमिट जब आप पहले लगाओगे तो वो यहाँ से कूद के यहाँ चली जाएगी, फिर वो लिमिट यहाँ से कूद के, और असल में यहाँ से कूद के यहाँ जाएगी, यहाँ से कूद के यहाँ जाएगी। के तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो पहले यहाँ पे आई लिमिट, फिर यहाँ पे आई लिमिट, और फिर टेंजेंट इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगी लिमिट।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो अल्टीमेटली इसी पर आपको लिमिट चेक करनी है क्योंकि n इसी में है, और फिर बाहर उसके बस ये आपको लगा देना है। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है कि प्रोसेस क्या होता है। an अगर a को कन्वर्ट कर रहा है तो हमने ये भी देखा था कि मॉड n मॉड a को करेगा। इस तरीके की चीजें हमने कल देखी थी रिजल्ट्स में। इसके ऊपर लिमिट निकालनी, जरा जल्दी से निकाल के बताओ मुझे क्या आएगी। मैम 0 आ रही है क्या? 0 आ गई? 0 कैसे आएगी? अच्छा टोटल आप कह रहे हो, कंप्लीट? हाँ यस मैम। 0 नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगी क्यों। मुझे पता है आपको 0 क्यों लग रहा है, उस पर अभी हम आते हैं। ये वाला क्या निकाला आप लोगों ने? 20 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। -1 है ना, ये पॉजिटिव में भी जाएगा नेगेटिव में भी जाएगा, साथ में एक डाइवर्जेंट सा सीक्वेंस पड़ा है। तो एक तरफ इन्फिनिटी को जाएगा, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी को। n 2016 है, चाहे n कुछ भी है, चाहे n 1 ही होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इन्फिनिटी की तरफ जाना ही है। अब ज्यादा पावर है तो जल्दी चला जाएगा, छोटी पावर होती तो धीरे जाता, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को जा रहे हैं। अब जब आप k टाइम्स टेंजेंट इनवर्स चेक करोगे, इसका टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी और टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, मतलब अंदर वाला टेंजेंट इनवर्स वट एवर, जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये लिमिट क्या आती है? हम जानते हैं π/2 आती है। यस और नो? और माइनस 10 इन्फिनिटी, हाँ हाँ, 10 π/2 का वैल्यू है इन्फिनिटी, देन π/2 टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी होता है ना, याद करो। टेंजेंट π/2 क्या होता है? एक्चुअली टेंजेंट π/2 हम रखते नहीं है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2, टेंजेंट x क्या होता है जल्दी बताओ? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। और ये क्या होता है? -π/2 जब हो जाता है। आप ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो इधर, ये π/2 होता है आपका, ये -π/2 होता है। तो जब x -π/2 को अप्रोच कर रहा है आपका, तो क्या हो रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, और π/2 के केस में इन्फिनिटी। तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पॉजिटिव π/2, और इस केस में ये नेगेटिव π/2। ठीक है, ये दो बातें हमें पता करनी थी। और k लगाया साथ में तो इधर k लगा दो। k वैसे हटा ही देती हूँ मैं, k ऊपर ही जाके लगाते हैं चलो। तो इतनी वैल्यू आपको पता चल गई, क्या आ रही है इतनी वैल्यूज, इतनी वैल्यू क्या आ रही है, π/2 और -π/2, प्लस माइनस π/2 हो सकती है। ठीक है, ये पड़ा है cos ऑफ k π/2, एक बार आएगा, और एक बार क्या आएगा, cos ऑफ -k π/2 आएगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये देखो cos की प्रॉपर्टी होती है, cos एक इवन फंक्शन है। इवन और ऑड फंक्शन पता है आपको, हमने करे थे, कुछ याददाश्त हो अगर आपकी बची हुई तो, हमने इवन ऑड फंक्शंस देखे थे। cos एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब कि ये ऊपर और नीचे एज ए सिमेट्रिक बनते हैं, जैसा ग्राफ ऊपर बनता है वैसा ही ग्राफ नीचे बनता है। क्या बता रही थी मैं? हाँ, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होते हैं। हाँ ठीक है। तो cos एक ऐसा ग्राफ है जो cos ऑफ x और cos ऑफ -x दोनों इक्वल आते हैं। इवन ग्राफ है, इवन फंक्शन है। इसकी एक्सपेंशन भी मैंने आपको दिखाई होगी, मुझे लगता है 1 - x²/2। नहीं दिखाई है तो चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो cos के अंदर चाहे आप नेगेटिव डाल दो चाहे आप पॉजिटिव डाल दो, क्या आ जाएगा, ये cos ऑफ x ही आ जाएगा, यानी cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ -x। तो cos ऑफ k π/2 लिखो चाहे cos ऑफ -k π/2 लिखो। cos ऑफ k π/2 आ रहा था एक तरफ आपका, और एक तरफ क्या आ रहा था, cos ऑफ -k π/2। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, k तो मान लो -5 होता तो क्या आता है यहाँ पे,
जो भी आता, क्या मैं उसको ये लिख सकती हूँ कि ऐसे आ जाता वो कॉस ऑफ, वैसे कुछ भी, चलो छोड़ो, इतना छोड़ो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स के बराबर है ना, तो क्या कॉस ऑफ माइनस एक्स को मैं ये लिख सकती हूँ कॉस ऑफ के पाई बाय 2। इस केस में भी क्या ये और ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, कॉस ऑफ के पाई बाय 2 कॉस ऑफ माइनस के पाई बाय 2, यानी दोनों अलग अलग नहीं आ रहे हैं, दोनों सेम सेम आ रहे हैं। मेन बात ये थी। तो अल्टीमेट आंसर आपका क्या आता है, कॉस ऑफ के पाई बाय 2। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? मैम हम्म, मैम cos k पाई बाय 2 तो हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि के को cos ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इज 0। के को आप 2 ले लो, 0 के केस में निकाल, शायद नहीं होगा। के को 2 ले लो, 0 भी मतलब 2 ले लो के को। माइनस हाँ 1। ठीक है सर। के कोई रियल नंबर है, के तो 0.1 भी हो सकता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि आप के को क्या लेने लग गए, ई ऑड इंटीजर। सिर्फ और सिर्फ जब के ऑड इंटीजर होगा तब ये 0 आएगी क्वांटिटी। अभी के कोई भी रैंडम सा रियल नंबर है, के कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, के √2 हो सकता है, एनीथिंग। तो इस एक्चुअली तो इसकी आप वैल्यू कभी बता ही नहीं सकते हो कि एग्जैक्टली क्या आएगी, तो आंसर को आपको इसी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, बस ये आंसर है आपका। इवन अगर के नेचुरल नंबर होता तो भी यहाँ पर आप के को 1 लेते तो 0 आ जाता आंसर, के को 2 लेते तो -1 आ जाता। ठीक है, इस तरीके की बातें होती। के को 4 ले लेते तो 1 आ जाता। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो क्वेश्चन अच्छा लगा सबको, समझ में आया? आसान था बहुत? कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप बताओ। कन्वर्जेंट आ चुका है सीक्वेंस, तो क्या कॉची हो जाएगा? होमवर्क लिखना 1 मिनट। और बाउंडेड होगा क्या? फंक्शन तो बाउंडेड, देन बाउंडेड। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने आपको। प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। प्रॉपरली डाइवर्जेंट मैं क्यों लिख रही हूँ? प्रॉपरली डाइवर्जेंट से मेरा मतलब है प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करने वाला, इधर प्लस इंफिनिटी पे जाने वाला, या तो ये वाला या फिर ये वाला। जैसे n होते हैं, -n होते हैं, n² होते हैं, इस टाइप की सीक्वेंसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कन्वर्जेंट, अब मैं लिख रही हूँ नॉन कन्वर्जेंट, तो नॉन कन्वर्जेंट के अंदर मेरे हिसाब से क्या क्या आ जाएंगे, एक तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट वाले आ जाएंगे और एक इसके अंदर ऑसिलेटिंग वाले आ जाएंगे। ऑसिलेट के अंदर, प्रॉपरली डाइवर्जेंट के अंदर 2 होते हैं, प्लस और माइनस इंफिनिटी। ऑसिलेट के अंदर 2 होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, जानते हो आप। तो 4 तरीके के पूछे हुए हैं। अगर नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस नॉन कन्वर्जेंट, ट्रू फॉल्स आपको ये बता के आने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, वो मस्ट वाला दिया गया है, आपको याद होगा। ये आपका सेकंड होमवर्क हो गया। ठीक है, चंगा। कोई पंजाबी है यहाँ पे? पंजाबियों की कमी है लगता है मेरी क्लास में। चलो, अब देखते हैं एक और भी बढ़िया सी थ्योरम जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट, इस पे हम बात करेंगे। आपको याद होगा मोनोटोन सीक्वेंस आपने पढ़े थे। अभी मोनोटोन सीक्वेंसेस की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आगे जाके शुरू होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अभी आगे जाके आएगा फर्दर क्लासेस में। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम करते टाइम एक ये रिजल्ट जो अभी मैं करा रही हूँ ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुआ करेगा। रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट हमसे ये बोलता है
कि अगर कोई सीक्वेंस है an और उस सीक्वेंस की हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, देन अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है हमारा ये 0 पे कन्वर्ज करता है, सॉरी ए पे कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब बस यही हो सकता है कि ए नॉन नेगेटिव होगा। अगर सीक्वेंस नॉन नेगेटिव तो उसकी लिमिट नॉन नेगेटिव, सिंपली। अगर सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो वो पॉइंट भी नॉन नेगेटिव होगा। यानी कि नॉन नेगेटिव टर्म्स का सीक्वेंस कभी नेगेटिव क्वांटिटी पे कन्वर्ज नहीं कर सकता। क्या आपको ऐसा कोई एग्जांपल याद है जो मैंने कराया हो, नॉन नेगेटिव टर्म का सीक्वेंस और नेगेटिव पे कन्वर्ज कर गया हो? इवन ये पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है 1/n, ये भी किस पे ज़्यादा से ज़्यादा 0 पे जाता है, ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव पे चला जाए, है ना। हल्का सा इसका प्रूफ का आइडिया लेते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। समझ में आया आपको स्टेटमेंट? थोड़ा मोटिवेशन आएगा आपके अंदर प्रूफ पढ़ने के बाद। मान लेते हैं कि ये फॉल्स है। सपोज जो ये चीज है जो हमें प्रूव करनी है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं हम, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सपोज इट इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि an किसी a को कन्वर्ज करता है, एंड ये जो a है ना आपका, ये लेस देन 0 है। अब अगर a लेस देन 0 है तो मैं कोई नंबर डेल ले लेती हूँ, डेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। क्या डेल पॉजिटिव नहीं आ जाएगा? क्योंकि a नेगेटिव है तो माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो डेल मैंने माना है ये पॉजिटिव क्वांटिटी मानी है, किसके बराबर मानी है? -a के। ठीक है अभी, क्योंकि अब an a को कन्वर्ज करता है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, क्योंकि an a को कन्वर्ज करता है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कोई ना कोई, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ना कोई m बिलोंग्स टू नेचुरल पक्का एग्जिस्ट करता है, सच दैट an माइनस a का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यस और नो? ये सारे पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ट्रू है ना? ऐसा ही होता है। ये डेफिनेशन मैंने लगाई है कन्वर्जेंस की, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होल्ड करती है सारे एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए। तो ये सभी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ट्रू है। तो क्या इस एप्सिलॉन के लिए भी ट्रू हो जाएगा जब मैं एप्सिलॉन को डेल ले लूंगी? सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू है, तो डेल भी तो एक पॉजिटिव नंबर था ऊपर, उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, वैसे इसको खोल के लिखूंगी तो क्या आएगा? a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। और अगर मैं एप्सिलॉन इक्वल टू डेल पुट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a माइनस डेल इज लेस देन an इज लेस देन a प्लस डेल। अब डेल की वैल्यू तो -a थी, तो बाय 1 क्या मैं बोल सकती हूँ कि डेल की वैल्यू -a है? यस और नो? यहाँ पे भी रखनी है हमें a माइनस -a, तो 2a लेस देन an लेस देन 0 हो जाएगा। फॉर ऑल n हो जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल n काम चल रहा था n ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो क्या हमें यहाँ से ये नहीं पता चल जाएगा कि an लेस देन 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m? पर अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, अगर स्टेटमेंट पढ़ी हो आपने ध्यान से, तो ये दे रखा था ऊपर कि an तो नॉन नेगेटिव है सभी n के लिए, और नीचे आप बोलना चाहते हो कि an नेगेटिव है कुछ m छोड़ने के बाद। ये तो क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। वहां तो आप कह रहे थे नॉन नेगेटिव है हर एक के लिए, यहाँ पे कह रहे हो कुछ ऐसे हैं जिनके लिए नेगेटिव भी है। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने जो माना था वो गलत था। क्या माना था? कि a नेगेटिव होगा। इसका मतलब a नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाली बात जो हमने मानी थी ये गलत है। a क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, आई मीन टू से नॉन नेगेटिव। तो a क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है?
मैम एक बार दोबारा समझा दो। हम्म an कोई सीक्वेंस है और उसकी हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है, दे रखा है कि an लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल है। देन अगर an किसी a पे कन्वर्ज कर रहा है ना, तो ये बोलना चाहते हैं कि वो जिस पे कन्वर्ज कर रहा है वो भी नॉन नेगेटिव होगा। अगर ये नॉन नेगेटिव तो इसकी जो लिमिट आएगी वो भी नॉन नेगेटिव, ये बोलना चाहते हैं हमसे। तो इस प्रूफ को हम कैसे करेंगे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मान लेते हैं कि ये बात गलत है। अगर ये बात गलत है तो क्या हो जाएगा? ए को नॉन नेगेटिव प्रूव करना है तो क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव ले लेंगे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव करना है 0, तो हम ले लेते हैं ए लेस देन 0 और नीचे लाके दिखा देंगे कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ए लेस देन 0 है तो माइनस ए पॉजिटिव होगा, अगर ए लेस देन 0 माना है तो माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं माइनस ए को किसी डेल के बराबर मान लूँ। माइनस ए को मैंने किसी डेल के बराबर मान लिया तो डेल का साइन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। अगर ए एन ए को कन्वर्ज करता था, यहाँ पे दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ, स्टेप नंबर 2। अगर ए एन ए को कन्वर्ज करता था तो हम डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कोई ना कोई एम एग्जिस्ट करता था, सच दैट ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बिल्कुल, एप्सिलॉन तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकती थी जिसके लिए ट्रू था। तो अगर एप्सिलॉन को हम माइनस टू से एप्सिलॉन को हम डेल ले लें, डेल भी तो ऊपर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई थी, तो एप्सिलॉन को अगर हम डेल ले लें तो उसके लिए भी ये ट्रू होगा। सबके लिए है तो एक के लिए तो होगा ही। तो टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल। इसको ओपन कर दिया। ओपन करना आता है आपको मॉड को? किसी को? ये मैंने पूछा ही नहीं आपसे। मॉड को कैसे ओपन किया जाता है ध्यान देना। मॉड एक्स लेस देन वाई दे रखा है, अगर इसको कैसे ओपन करेंगे? मॉड हटेगा जब इसका तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई से वाई के बीच में लाई करेगा ये क्या? एक्स। अगर ऐसे दे रखा हो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन बी, तो पहले तो ये लिखा जाएगा कि एक्स माइनस ए माइनस बी से बी के बीच में है, फिर सब में हम ए ऐड कर देंगे, तो ए माइनस बी लेस देन ए प्लस एक्स माइनस ए लेस देन ए प्लस बी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा ए माइनस बी इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस बी। तो इसको आप ऐसे लिख पाओगे। वही चीज़ मैंने ऊपर कर रखी है, कुछ नया नहीं किया। ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में इसको रख रखा है। तो ए माइनस डेल ए प्लस डेल आ जाएगा, क्योंकि अब हम एप्सिलॉन को डेल पुट कर चुके हैं। डेल पुट करने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि डेल की वैल्यू तो असल में क्या थी? माइनस ए, और माइनस ए को हम पॉजिटिव मान के चल रहे थे अभी तक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 2a हो जाएगा, ये an हो जाएगा, ये a माइनस ए। क्यों? क्योंकि डेल की वैल्यू माइनस ए हमने उठा के रखी, तो a माइनस ए ये 0। अब ये जो चीज़ है यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई टर्म जरूर ऐसी है सीक्वेंस की जो नेगेटिव है। और क्वेश्चन में दे रखा था कि सभी टर्म्स नॉन नेगेटिव है, मतलब या तो 0 है या प्लस में है। यहाँ पे हमने बोल दिया माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो आपने शुरुआत में कुछ गड़बड़ माना होगा, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो गड़बड़ हमने क्या माना था? कि a लेस देन 0 होगा, ये है वो जिसकी वजह से सारा झगड़ा हो रहा है। ठीक है, देखो बड़ा कर दिया मैंने आपके लिए। यही है वो जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा हमारा? नॉन नेगेटिव हो जाएगा। हुआ क्लियर सबको? ये प्रूफ इसलिए कराया गया है, ये प्रूफ इसलिए कराया गया ताकि आपको याद रहे, मन में बिठा लो आप। ठीक है, चलो एक और कंसेप्ट करते हैं इंटरेस्टिंग सा, उसके बाद आपकी छुट्टी करेंगे। चलो 2 छोटे छोटे कंसेप्ट कर लेते हैं अभी तो।
एक होता है टेल ऑफ अ सीक्वेंस। टेल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? नॉर्मल इंग्लिश में पूछ रही हूँ। क्या बात है, इंग्लिश इतनी कमजोर है आपकी, मुझसे भी ज्यादा। पूंछ नहीं होता इसका मतलब? सभी मैम जानवरों की होती है पूंछ, इंसानों की नहीं होती बस। और कई कार्टून शोज में इंसानों की भी निकल आती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अभी देखते हैं ये सीक्वेंस की टेल क्या है। वैसे पूंछ होती कहाँ पर है जानवरों की? सिर पे होती है, हाथ पे होती है, आगे पेट पे होती है, कहाँ पे होती है? पीछे की तरफ होती है सबकी। टेल मतलब कुछ पीछे। इंग्लिश में इसका मतलब ये भी है कि पिछला हिस्सा। किसी भी सीक्वेंस का पिछला हिस्सा क्या होगा? किसी भी सीक्वेंस का पिछला हिस्सा तो लगभग इम्पॉसिबल है निकालना। तो अगर मैं कुछ फाइनाइट टर्म्स छोड़ दूं तो बाकी जितना हिस्सा बचेगा उसको मैं क्या बोल दूंगी? टेल। कुछ एक हिस्सा अपने पास रख लिया फाइनाइट। अब उसमें चाहे मैं 3 टर्म्स रखूं, चाहे मैं उसमें अपने पास 1 टर्म रखूं, चाहे मैं अपने पास 30,000 टर्म्स रख लूं, चाहे मैं 3 लाख रख लूं, डजेंट मैटर। जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होगा उसमें जितनी भी टर्म्स बचेंगी वो हमेशा इनफाइनाइट होंगी। इस बचे हुए हिस्से को टेल बोला जाता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एम टेल बोलते हैं इसको। एम टेल ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन कैसे डिफाइंड है ये देखो ध्यान से। एक्स एम, सॉरी एक्स एन, इसके नीचे मैं एम लगा देती हूँ ताकि थोड़ी कन्वीनियंस के लिए। जैसे कि ये डिफाइंड है ऐसे, एक्स एम प्लस एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप एम तो फिक्स है आपका, कोई ना कोई एम टेल, मतलब 2 टेल की बात करेंगे तो इसमें कैसे टर्म्स आएंगे? एक्स एन 2, इसमें आ जाएंगे, पहले तो एन को 1 रखोगे तो इसके अंदर टर्म्स आएंगे एक्स एम प्लस 1, एक्स एम प्लस 2, एक्स एम प्लस 3, एक्स एम प्लस 4 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से, 2 के लिए क्या हो जाएगा ये? एम को 2 रख दो तो एक्स एक्स 3 टू आएगा। प्लस वन हाँ, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, सॉरी 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5। तो एक थर्ड टेल में, यानी 3 टेल बोलेंगे इसको, एक्सएन की 3 टेल में कौन कौन सी टर्म्स आई आपकी? सॉरी 3 टेल नहीं, 2 टेल हुआ ना, एम को 2 लिया था मैंने। एम को क्या लिया था? 2 लिया था। एम 2 टेल में क्या क्या टर्म्स आई? x3 x4 x5। 2 टेल में 3 4 5 ये सभी टर्म्स आएंगे। ठीक है, बढ़िया। अब अगर कोई 20 टेल निकलवा ले तो उसमें 20 तक टर्म्स नहीं आएंगी, 20 तक टर्म्स मैं अपने पास रख लूंगी, बाकी 21 वाली टेल में दान कर दूंगी। तो 2 टेल का मतलब 3 से टर्म स्टार्ट होंगी, 3 टेल का मतलब 4 से स्टार्ट होंगी, 10 टेल का मतलब 11 से स्टार्ट होंगी। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेन बात ये है। और ये टेल हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगी कि ऐसा इसमें क्या है समझने वाला। आप कहोगे ये तो बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है समझने वाली। बहुत बड़ा अच्छा लॉजिक है इसको पढ़ने का, वो अभी आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो ये सीक्वेंस दे रखा है हमें 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इसका अगर मैं 5 टेल आपसे निकालने को कहूँ तो आप क्या निकाल सकते हैं? मैम 7 9 করে ডট 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 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये कह रहे हो आप? 11, 13, 15, 17. कोई कह रहा है 11 13, और भी कोई है इसमें? मत कोई और वोट करना चाहेगा? देखो 5 टेल का क्या मतलब है
इसकी पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। 5 टेल का मतलब है 6th टर्म से आपको स्टार्ट करना है। तो किसी ने अभी 11 13 बताया था, शायद तान्या ने बताया था या किसी और ने। तो इसका मतलब 6th टर्म से स्टार्ट करना है, A6 से। क्यों करना है? क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एम टेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें देखो ध्यान से, एम टेल के अंदर कहाँ से टर्म स्टार्ट हो रही है? M+1 से, M+2, M+3, M+4 ऐसे चलती चली जा रही। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है? 5 टेल ऑफ एन में कौन कौन सी टर्म्स आ रही है? 6 से स्टार्ट हो रही है। 6th टर्म थी, उसके बाद की जितनी भी टर्म्स थी वो सभी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो फाइनाइट टर्म्स का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फाइनाइट टर्म से आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं बताती हूँ। एक और बात मुझे बताओ, कितने एम टेल्स आ सकते हैं एक सीक्वेंस ए एन के पास? हाउ मेनी एम टेल्स आर देयर? हाउ मेनी एम टेल्स? 10-1 n-1, n-1। एम टेल वाले सीक्वेंस कितने हैं, मैंने ये पूछा दिकांश। एम टेल सीक्वेंस, एम टेल एक नया सीक्वेंस बनता है ना, तो ऐसे एम टेल सीक्वेंस कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। किसने बताया? तपस आपने बताया? हाँ ठीक है, जब से तपस क्लास में आया मुझे आवाज ही पहचान में नहीं आती, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, मैंने ये पूछा था, बिल्कुल सही जवाब है, इनफाइनाइट। कितनी एम टेल्स होंगी सीक्वेंस के पास? इनफाइनाइट एम टेल्स होंगी। कैसे? आप इसके अंदर 1 टेल निकाल सकते हो, 2 टेल निकाल सकते हो, 3 टेल निकाल सकते हो, 4 टेल निकाल सकते हो। इस तरीके से हर एक नेचुरल नंबर के लिए टेल निकाल सकते हो ना। ये पूछ रही थी मैं आपसे, मैं ये नहीं कह रही थी कितनी टर्म्स जाएंगी उधर से। ठीक है दीपांश, मैं पूछ रही थी कितने एम टेल वाले सीक्वेंस बन सकते हैं इनफाइनाइट। अच्छा ओके। ठीक है, तो अब देखो इसका यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी सीक्वेंस अगर ए एन है और वो कन्वर्ज करती है एल को, ये तभी हो सकता है जब उसकी एम टेल वाली सीक्वेंस भी एन को कन्वर्ज करे। मतलब इफ एंड ओनली इफ है। अगर सीक्वेंस एल पे जाती है तो एम टेल वाली सीक्वेंस भी एल पे जाएगी। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। आप जब लिमिट की बात करते हो तो कुछ एम नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ते हो, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ देते हो, और उसके बाद कहते हो जितनी भी टर्म्स हैं वो एल के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी एल के आसपास इकट्ठी हो रही हैं, तभी आप बोलते हो ना सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब सीक्वेंस के कन्वर्जेंस में इनका तो कोई रोल ही नहीं है। यस और नो? हाँ क्योंकि जो एल के आसपास घूमेंगी वही कन्वर्ज कराएंगी। अब अगर मैं इस एन को थोड़ा सा और बड़ा ले लूं, M+1 ले लूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही टर्म तो इधर गई, बाकी इनफाइनाइट तो इसके इर्द गिर्द घूम ही रही है। अब अगर मैं M+2 ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फाइनाइट टर्म्स कितनी में हटा लो सीक्वेंस से, चाहे 10 लाख फाइनाइट टर्म्स भी आपने हटा ली ना, तब भी जो इनफाइनाइट टर्म्स बची हुई है जो एल के आसपास घूम रही हैं वही कन्वर्जेंस डिसाइड करेंगी। कन्वर्जेंस डिसाइड करने वाली टर्म्स कौन सी होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं, जो एल के आसपास हो। अब अगर मैं फाइनाइट के अंदर चाहे 10 करोड़ टर्म्स भी हटा लूं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एम टेल क्या करता है? एम टेल शुरुआत की फाइनाइट टर्म्स डिलीट ही तो करता है। तो क्या उससे सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या कन्वर्जिंग पॉइंट पे कोई डिफरेंस पड़ेगा? लॉजिकल समझो चीजों को। क्या कोई फाइनाइट टर्म्स डिलीट करने से कोई फर्क पड़ेगा कन्वर्जेंस पे? बिल्कुल नहीं, कन्वर्जेंस भी वही रहेगी और इसी पॉइंट पे रहेगी। इसीलिए एम टेल वाला सीक्वेंस अगर आपको पता चल जाए किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट है जिस पॉइंट पे, तो सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। मैं इसका बढ़िया सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आप ये सीक्वेंस जानते हो कहाँ कन्वर्ज करता है, जरा बताओ। 0 पे। अब ये कौन सा सीक्वेंस है, क्या आप पहचान सकते हो इसको? मैम
1/2 2 से शुरू होगा। हाँ तो इस 1/n इसमें और 1 इसमें से क्या और 1 रिलेशन, बाय इसमें और इसमें क्या रिलेशन मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ टेल के बेस पे। ये हमारा हो nth टेल है मैम, ये एक्सन है। हाँ कौन सी टेल है? nth टेल ऑफ 1/n। ध्यान से देखो, ओपन करो पहले। होगा। हाँ बोलो, ध्यान से देखो ओपन करके दोनों को कि कौन सी टेल है, वाई एन एक्स एन की कौन सी टेल वाली सीक्वेंस है। वाई एन इज mth टेल ऑफ, अब इस m की वैल्यू मैं पूछ रही हूँ एक्चुअल में आपसे, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं पूछ रही हूँ। 1 फर्स्ट 1 हाँ एग्जैक्टली, ये है फर्स्ट टेल ऑफ द सीक्वेंस, m इज इक्वल टू 1 है इस केस में। तो भाई ये भी टेल वाली सीक्वेंस है, वो भी टेल वाली वो ओरिजिनल सीक्वेंस है, ये उसकी टेल वाली सीक्वेंस है, तो ये भी 0 पे ही जाएगी। और जब आपको ये टेल वाला कंसेप्ट नहीं भी पता था तब भी आप इसको 0 पर ही भेजते थे, आपके दिमाग में लॉजिक सेट थे। ऐसा नहीं होता था कि इसमें 1 नहीं बिलोंग कर रहा वाई एन वाले सीक्वेंस में तो हम बोल देंगे ये कहीं और जा रहा है, नहीं नहीं नहीं। आपको पता था कि उसमें एक टर्म नहीं आ रही, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये नीचे वाला लार्ज होता है तो जैसे जैसे ये लार्ज होता है सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करती है। लॉजिक आपके दिमाग में पहले भी था, अब थोड़ा सा उसको थियोरेटिकल हमने रूप दे दिया है। अब मान लो मैं कोई जेड एन लिखूं, अब आपको पता है कि 1/n+87 ये कौन सी टेल है? हाँ 87th टेल ऑफ x। 87th टेल है, क्योंकि 87 के बाद वाली टर्म्स में आप n को 1 रख के बस देख लिया करो, n को 1 रखोगे तो 1/88 आएगा, मतलब 87 टर्म्स डिलीट कर दी गई हैं, इसका मतलब 87th टेल है। ठीक है, बार बार डेफिनेशन पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन पे अगर आप डायरेक्टली जाके देख लेते तो डेफिनेशन में लिखा ही हुआ है m+n। अब मैंने n में जो भी ऐड किया हुआ है नंबर, वही वही वाली टेल तो बन रही है m टेल। और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो m टेल का? मैम हम्म, मैम ये जो zn लिखी है ये yn की 86th टेल होगी। yn की ये 86th हो जाएगी बिल्कुल। ओके अच्छा सवाल है, क्योंकि yn की भी तो टेल हम देख सकते हैं ना, yn की zn इज 86th टेल ऑफ yn। ठीक है, बट इतना नंबरिंग वंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। मेन जो आपको ये है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया गया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ टेल तो पूछेगा नहीं वो आपसे एग्जाम में, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिमाग में ये सब मैं बता रही थी। अब सिर्फ कन्वर्जेंस पे बात नहीं रुकती, बात इसमें भी और ज़्यादा आगे जाती है। कन्वर्जेंस तो ठीक है देख लिया हमने, लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, एक सीक्वेंस आप जानते हो ये वाला किस पे जाता है ज़रा बताना? कन्वर्ज करता है, इंफिनिटी डाइवर्ज, इन्फिनिटी पे इंफिनिटी डाइवर्ज करता है। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस कहाँ पे जाता है? इनफाइनाइट पे जाता है। इनफाइनाइट पे। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये नीचे वाला ना उसकी सेकंड टेल है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के अंदर भी जब आप टेल निकालोगे तो डाइवर्जेंस पे भी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ना सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पे फर्क पड़ता है, ना डाइवर्जेंस पे फर्क पड़ता है, इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, ना उसके ऑसिलेटिंग बिहेवियर पर फर्क पड़ता है। जिस पे ऑसिलेट कर रहा है एक से ज्यादा, जितने भी नंबर्स हैं, मल्टीपल नंबर्स है फाइनाइट, जिन पे ऑसिलेट कर रहा है टेल भी उसी पे ऑसिलेट करेगी। ना ही उसके ऑसिलेट इनफाइनाइट होने से कोई फर्क पड़ता है। टेल का भी सेम टू सेम बिहेवियर होगा, क्योंकि क्या होता है, हम फाइनाइट टर्म्स ही तो खींच रहे हैं, इनफाइनाइट का बिहेवियर तो वैसा ही चल रहा है, या तो इन्फिनिटी पे डाइवर्ज हो रहा है, या ऑसिलेट हो रहा है, या ऑसिलेट इनफाइनाइट हो रहा है। तो सीक्वेंस का डिसीजन कौन लेता है? सीक्वेंस का डिसीजन कुछ फाइनाइट टर्म्स नहीं लेती, उसकी टेल लेती है। ये था कंसेप्ट समझने वाला। ये जो कंसेप्ट आपको कराया गया, ये समझाने के लिए कराया गया कि आपका सिर डिसाइड नहीं करेगा आपके काम एक्टिविटीज, आपकी टेल डिसाइड करेगी। वैसे ये काफी सार्कास्मिक है, आपका सिर ही डिसाइड करता है, बट कहने का मतलब है
सीक्वेंस का यहाँ पे जो हेड है वो डिसाइड नहीं करेगा, उसका टेल डिसाइड करेगा। ठीक है, हमारा काम तो हमारे हेड से होता है, जानवरों का काम भी हेड से ही होता है, बट टेल का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है उनकी लाइफ में। मक्खियां भगाएंगे तो कैसे भगाएंगे, टेल ही भगाएगी ना। तो कहने का मतलब है सीक्वेंस में टेल डिसाइड करेगा कि सीक्वेंस का बिहेवियर क्या होने वाला है। आप फाइनाइट टर्म्स ऐड कर सकते हो किसी सीक्वेंस में, रिमूव कर सकते हो, डजेंट मैटर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो सेम रहेगा। सीक्वेंस बदल जाएगा लेकिन उसकी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ टर्म्स ऐड कर दो सीक्वेंस में या सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, डिसीजन मेकर कौन है यहाँ पर, टेल है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और मैं आपको थोड़ा सा जल्दी ही छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि आपको कुछ रिवाइज करना होगा, नहीं तो फिर मैं 10 मिनट और पढ़ा देती हूँ, मेरे पास अभी कंटेंट है। बताइए, 10 मिनट का तो है, पढ़ाने को तो मैं आधा घंटा और पढ़ा दूँ। कर ले, एक छोटा सा कंसेप्ट है 10 मिनट का, चलो कर ही लेते हैं, मेरे शरीर बच्चे हैं। जो कल कह रहे थे कि मैम हाँ ठीक है क्लास ले लेना, वो तो क्लास में ही नहीं आए, और जो चुप बैठे रहते हैं वो आज भी चुप ही बैठे हैं। चलो, डोमिनेटिंग बिहेवियर्स का क्या मतलब है? सीक्वेंस के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं, कुछ 4-5 टाइप के सीक्वेंसेस दिए गए हैं जो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। जैसे आपके घर में कभी मम्मी डोमिनेट कर लेती है पापा को, कभी पापा करते हैं, और किसी किसी घर में या तो मम्मी डोमिनेट कर रही है या पापा ही डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। या दादी दादा है तो क्या पता दादी कर रही हो डोमिनेट। तो मतलब घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, या फिर ऐसा होता है कि इक्वल बिहेवियर है पर कभी उसने डोमिनेट कर लिया कभी उसने डोमिनेट कर लिया। और ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते, हम जैसे हमारे माँ बाप ही करते हैं डोमिनेट। तो कहने का मतलब है सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में एक ये सीक्वेंस है n की पावर m, ये हमेशा, पहली बात तो अगर इस पर लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी ये भी पता होना चाहिए, इन्फिनिटी आएगी। नोट कर लो क्योंकि मैं इसको रब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसकी लिमिट नहीं बतानी थी, मुझे मेन तो इसका बिहेवियर बताना है। ये वाला सीक्वेंस डोमिनेट करता है, डोमिनेट की वजह से यहाँ मैंने डबल ग्रेटर देन के साइन लगाए हैं। किसको डोमिनेट करता है ये, n फैक्टोरियल को। ये वाला डोमिनेट करता है हमारे k की पावर n को। k मतलब k भी कोई भी कांस्टेंट फिक्स हो सकता है। दीपांश जैसे आपने पूछा था k क्या है, तो मान लो k इज इक्वल टू 2 हो सकता है, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये डोमिनेट करता है हमारे पॉलिनोमियल को, और पॉलिनोमियल डोमिनेट करता है लोगैरिथमिक को। डोमिनेट करने का क्या मतलब है, डोमिनेट करने का मतलब हुआ कि एक समय ऐसा आएगा, जैसे मान लो मैंने 2 की पावर n को n फैक्टोरियल से कंपेयर करना चाहूँ, 5 की पावर n को मान लो, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब पहले देखो n इज इक्वल टू 1 पुट करो, क्या आएगा, 5 की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, जल्दी से आप फ्री हो जाओगे। सेकंड है 5 n इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 5 स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल, 5 क्यूब और 3 फैक्टोरियल, 5 की 4 और 4 फैक्टोरियल, 5 की 5 और 5 फैक्टोरियल, 5 की 6 और 6 फैक्टोरियल। यहाँ तक बहुत है, ठीक है। अब 5 की पावर 1 बड़ा होगा, 5 की पावर 2 इससे बड़ा होगा, 5 की पावर 3 इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, 5 की पावर 5 भी इससे बड़ा होगा। वैसे तो ये काफ़ी देर तक बड़ा आता जाएगा, मुझे 5 की बजाय कुछ और लेना चाहिए था। 3 की पावर n ले लेते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, 3 की पावर 1 बड़ा है, 3 की पावर 2 बड़ा है, ये 27 है, ये बड़ा है, ये 81 है, ये इससे बड़ा है, ये 120 है, और 3 की पावर 5 क्या होता है, 243, ये भी बड़ा आएगा, 3 की पावर 6 भी बड़ा आता है शायद, 3 की पावर 7 या 8 में से कोई छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे और दिक्कत हो गई, 2 की पावर n लेती तो ही ठीक रहता, ये आगे जाके उनका बिहेवियर चेंज होगा ना। चलो मैं आपको एक बार कंसेप्ट समझाती हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अब कंपेयर करो,
जल्दी जल्दी। 2 की पावर 1 इससे बड़ा आएगा, बिल्कुल। 2 की पावर 2 इससे बड़ा आएगा, बिल्कुल। 2 की पावर 3 8 आएगा, ये 6 आएगा, बड़ा आएगा। ये 16 आएगा, ये 24 आएगा। अब ये छोटा होना स्टार्ट हो गया, यस और नो? ये 32 आएगा और ये 120 आएगा। अब आगे जितने भी देखोगे ना, सारे में ये 2 की पावर n छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 4 के बाद से। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। हाँ ना करो, बिल्कुल। पहले तो ये बड़ा हो रहा था, अब नीचे क्या हुआ, डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया n फैक्टोरियल ने। मतलब शुरुआती कुछ साल शादी के पति ने डोमिनेट किया पत्नी को, उसके बाद आगे पूरी जिंदगी पत्नी ने डोमिनेट कर लिया पति को, ये वाली हालत हो गई। तो 2 की पावर n यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा लेस देन n फैक्टोरियल, क्योंकि आगे सारे के लिए n लेस देन n फैक्टोरियल आ रहा है ये। तो क्या लिखूंगी मैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यस और नो? क्योंकि 3 तक तो डोमिनेट हो रहा है यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल वाला डोमिनेट हो रहा है, लेकिन अब किसने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, फैक्टोरियल वाले ने। कौन सी टर्म से, 4th टर्म से। तो क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर n इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो डोमिनेट करने का क्या मतलब है, कोई भी सीक्वेंस an किसी सीक्वेंस bn को तब डोमिनेट कर सकता है अगर an ग्रेटर देन bn हो जाए, मतलब एक ऐसा नेचुरल एग्जिस्ट कर जाए जिसके बाद की सारी टर्म्स बड़ी हो जाएं दूसरे वाले सीक्वेंस से। ये है डोमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेशन। मतलब किसी एक सीक्वेंस की टेल दूसरी सीक्वेंस की टेल को डोमिनेट कर ले, समझे? फाइनाइट टर्म्स को फिर से नहीं देखेंगे, जैसे हमने कहा फाइनाइट टर्म्स का कोई यूज नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। इसी तरीके से यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स के लिए तो 2 की पावर n डोमिनेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो बिहेवियर कांस्टेंट कंटिन्यू रहेगा वही माना जाता है। तो डोमिनेशन मतलब ये हो गया। तो आप इस जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद तो रखने ही रखने हैं, लेकिन आपको चेक करके देखने हैं एक एक करके कि कौन किसको कब कैसे डोमिनेट करता है। Tn के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल आ सकती है। पॉलिनोमियल मतलब क्या, n+1 आ सकता है इसके अंदर, n³ + n², कुछ भी इस तरीके की पॉलिनोमियल्स इसके अंदर आ सकते, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो फायदा क्या है इसका, फायदा इसका ये है, देखो। अब जैसे मैंने k की पावर n और n फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया था, मैंने 2 की पावर n और n फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया था। मैंने कहा कि ये वाला क्या होता है, डोमिनेट करता है। डोमिनेट मतलब एक पॉइंट के बाद ये बड़ा होने लगता है, तेजी से बड़ा हो जाता है ये। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा ये तेजी से क्या हो रहा है, ये बिगर होता जा रहा है ऊपर वाले से, और ये तेजी से क्या करेगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगा। वो बेचारा धीमा धीमा जा रहा है, ये तेजी से इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कुछ ना कुछ फाइनाइट है और नीचे वाला तेजी से बहुत ही लार्ज क्वांटिटी बन जाएगा। तो नीचे वाला इन्फिनिटी की तरफ भागेगा तो क्या हो जाता है, ये 0। तो अगर नीचे वाला डोमिनेट कर रहा है तो लिमिट 0 आती है। यही अगर मैं आपसे पूछ लेती लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बाय 2 की पावर n, वो क्या आता है, तो आप क्या बोलते, ऊपर वाला डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला तेजी से इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो इन्फिनिटी, एग्जैक्टली। अब ये फायदा है, मैंने बिना कैलकुलेशन के आपको आंसर बता दिया, एक तरफ 0 और एक तरफ इन्फिनिटी। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनके बिहेवियर की हेल्प से बता सकते हो 0 या इन्फिनिटी लिमिट आएगी, प्रोवाइडेड अगर क्वेश्चन इसमें से आए तो, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन आए तब तो। लेकिन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं आपके। मैं आपको इनके क्वेश्चन अभी सेंड करती हूँ, ठीक है। अपने टेस्ट के बाद इनको ट्राई करना, हम डिस्कस करेंगे कुछ कल और कुछ परसों वाली क्लास में। तो अभी तक जितना हुआ उसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछो, अदरवाइज मेरी तरफ से आपकी छुट्टी है। हम 2n तो बाउंडेड, ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, डाउट तो नहीं रह गया किसी को कोई?